जय हिंद एवरीवन। सो वी आर इन आर नेक्स्ट क्लास ऑफ करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़। तो हर क्लास के तरीके से यहाँ पर भी 10 एरियाज़ को हम कवर करेंगे और 10 एमसीक्यूज़ के थ्रू इसे कवर करने वाले हैं। सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑर्डिनरी रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर देना ज़रूरी है। यहाँ पे सूरज ने एक अपनी क्वेरी भेजी थी जिसमें कहा गया था कि वो न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते हैं, द हिंदू रेगुलरली पढ़ते हैं, बट वो ये कह रहे हैं कि करंटली उनके 5 से 6 क्वेश्चन ही करेक्ट हो पाते हैं और वो भी एलिमिनेशन टेक्निक को, मतलब टेक्निक तो वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डेली यहाँ पर लर्निंग करने के बाद भी या फिर कहें कि वीकली क्लासेस जो अटेंड करते हैं उसके बाद भी ये 5 से 6 क्वेश्चन से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि करंट अफेयर्स दूसरे सब्जेक्ट से अलग होता है क्योंकि इसमें कोई अपर सीलिंग नहीं होती है और इसमें सिलेबस जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स जिसमें फिक्स्ड सिलेबस होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 50% स्कोर कर पा रहे, जो आप यहाँ पे बता ही रहे कि 50 to 60% आपका स्कोर रहता है, 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप कर पाते हैं 10 में से, तो ये एक अच्छा नंबर है मेरे हिसाब से। ठीक है कि अगर आपका स्कोर 5 भी होता तो भी वो एक अच्छा नंबर माना जाता है क्योंकि करंट अफेयर्स के अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस को एक्यूरेटली सोल्व कर पाना या आपको उसके बारे में पता भी होना मुश्किल होता है। अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे, अगर आप एक मेजर बुक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप 10 में से शायद, अगर आपने अच्छे से बुक पढ़ी तो 7, 8, 9 या 10 क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। द सेम रूल कैन बी अप्लाइड ऑन सब्जेक्ट्स लाइक इंडियन इकोनॉमी। लेकिन जहाँ पर करंट अफेयर्स की बात आती है वहाँ पर 10 में से अगर आप 5 क्वेश्चन भी सोल्व कर पा रहे हैं तो वो एक अच्छा स्कोर है। लेकिन हाँ, क्योंकि आपने इंप्रूव करने की बात करी है तो इंप्रूव करने का तरीका यही है कि जैसे जैसे आपका स्कीमा मीन्स जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो बढ़ती जाएगी, जितना आप क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएंगे और नई नई टेक्निक्स खुद ही फिगर आउट करते जाएंगे कि कैसे किस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना है, और जितने आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाएगी, तो आपका स्कोर अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा। मैंने खुद भी इसी तरीके से ही इंप्रूव किया था। तो पहले तो ये है कि अगर आपका 50 to 60% स्कोर है वो एक अच्छा स्कोर है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे आप देखिएगा कि स्कोर जो है उसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर क्या होगा, एक लेवल के बाद जब नॉलेज या कंटेंट आपके पास इनफ हो जाता है और आप उसे रिवाइज करके रिटेन भी कर लेते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता होगा उतना ही बेटर आप स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि फ्यूचर में फिर क्या होगा, आपको आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को आप कनेक्ट करना शुरू कर देंगे कि कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, अगर आपको पास उसको लेकर कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं भी है तो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। विद रेफरेंस टू सेंटर्स खरीफ कॉन्टीजेंसी फ्रेमवर्क अमिड एल नीनोस कंसर्न कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर सेंटर का जो खरीफ कॉन्टीजेंसी फ्रेमवर्क है, क्योंकि एल नीनो जो है उसको लेकर कुछ चिंताएं हैं, तो ये पूछा गया उसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली है कि 315 डिस्ट्रिक्ट को 12 स्टेट में से आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मॉनसून कंडीशंस हैं वो वीक रहने वाली हैं। डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पर इरिगेशन कवरेज 25% से कम है उसे हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लेबल किया गया है। सेंटर ने क्या किया है, सेंटर हैज़ लोअर द खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट टू 150 मिलियन टन्स ड्यू टू डेफिसिट, क्योंकि पता लग रहा है कि मॉनसून कम होगा, इरिगेशन के अपने इश्यूज होने वाले हैं, तो इस वजह से यहाँ पर अपने टारगेट को भी कम कर दिया गया। सोचिए इसके बारे में, फिर आंसर करिएगा। रिसेंटली हुआ क्या है, एल नीनो की वजह से कहा जा रहा है कि 43% रेनफॉल डेफिसिट देखने को मिल सकता है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक मल्टी लेयर्ड खरीफ कॉन्टीजेंसी फ्रेमवर्क जो है उसे रोल आउट किया है, क्योंकि जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम होगी तो ऑफकोर्स कंसर्न मिनिस्ट्री को काम करना पड़ेगा, और यहाँ MOA मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने काम करना शुरू कर दिया है। 315 डिस्ट्रिक्ट, 12 स्टेट्स जिसमें MP, महाराष्ट्र, गुजरात, UP, राजस्थान भी है, वो जो कृषि प्रधान प्रदेश आप कह सकते हैं, वहाँ उनकी पहले बात करी जा रही है। उनको फ्लैग किया गया है कि ये वल्नरेबल है, क्योंकि मॉनसून जैसे ही वीक होगा और जो हो ही रहा है, इनको सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। 111 हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट जो हैं उसमें इरिगेशन कवरेज 25% से कम है भारत के अंदर। ठीक है, हालांकि नंबर अलग अलग है। 111 यहाँ पर ऐसे हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर इरिगेशन जो है वो 25%, जो कवरेज है इरिगेशन कवरेज का वो 25% से भी कम है। फिर मीडियम और लो प्रायोरिटी कैटेगरी में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर 111 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं यहाँ पर, और उनको हाई प्रायोरिटी के अंदर लेबल किया गया कि इनके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। खरीफ फूड ग्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पर टारगेट को मेंटेन करके रखा गया, अभी कम नहीं किया गया, क्योंकि हो सकता है सरकार को लग रहा है कि हम फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। ICAR जो हमारे पास बॉडी है
उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कॉन्टीजेंसी प्लान जो है उसे भी प्रिपेयर किया है और कोशिश करी जा रही है कि शॉर्ट ड्यूरेशन ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जैसे पल्सेस, ऑयल सीड, मिलेट्स, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने टारगेट को कम नहीं किया है। वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है, इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है इनटू विच नॉवल ऑथर्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो क्या उन्होंने इसे अपने दुर्गेश नंदिनी जो उनका नॉवल था उसमें इनकॉर्पोरेट किया था, कपल कुंडला उसमें इनकॉर्पोरेट किया था, आनंद मठ में किया था, या देवी चौधरानी में किया था? सो रिसेंटली पीएम जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने होमेज पे किए हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को, और ये किया गया उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। ठीक है, 27 जून को ये अभी पीछे किया गया। ठीक है, वंदे मातरम जो है कंपोज किया गया था उनके द्वारा 1870 में इन संस्कृताइज्ड वर्जन ऑफ बंगाली, एंड पहली बार पब्लिश किया गया था इसे बंग दर्शन के अंदर, और ये किया गया था 1875 के अंदर। ठीक है, और बाद में इसे नॉवल जो आनंद मठ है 1882 में उसके अंदर भी मेंशन किया गया, और जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली नॉवल भी कहा जाता है, साहित्य सम्राट भी उनको कहा जाता है, लीडिंग फिगर है वो बंगाल रेनेसॉ के। और आनंद मठ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सन्यासी रिबेलियन जो है वहाँ से इसे बेसिकली डिराइव किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर को लेकर पूछा गया 3 स्टेटमेंट्स आपको बताना है, करेक्ट इसमें से कौन सी है? ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? कृष्णा रिवर की। और ये किसके कॉन्फ्लुएंस पे बनती है? तुंग और भद्रा रिवर, 2 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे ये बनती है। हो सकता है आर्टिकल 262 जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये एम्पावर करता है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स को, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसको कहीं ना कहीं रोक देता है, ये भी पॉसिबल है। द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट जो इंटर स्टेट रिवर का है ये स्टेट लिस्ट में आता है, और 7th शेड्यूल के अंदर ये आप देख सकते हैं। सोचिए, रिसेंटली तुंगभद्रा जो रिवर है इसका ये बेसिकली पूरा डिस्प्यूट जो था ये न्यूज़ में था, और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो मेकादातु प्रोजेक्ट है वहाँ पर कावेरी रिवर है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी रिवर के ऊपर है, तो प्रोजेक्ट और रिवर का जो आपका मैच द फॉलोइंग होता है वो भी आपको करके जाना है। वैसे यहाँ पर जो प्रदेश इन्वॉल्व हैं उसमें कर्नाटका आता है, आंध्र प्रदेश आता है और तेलंगाना आता है, और इन तीनों ने ही एक रेयर कंसेंसस को रीच किया है ओवर द न्यू स्पिलवे गेट्स जो कि तुंगभद्रा डैम पर आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी पुराना वैसे कहें तो एक डिस्प्यूट जो था वो चल रहा था वाटर शेयरिंग को लेकर, अभी उसमें कुछ ना कुछ कंसेंसस जो है वो बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तुंगभद्रा जो है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, ये बिल्कुल बात ठीक हो जाती है। और तुंग और भद्रा जो 2 रिवर्स हैं उनके कॉन्फ्लुएंस में वेस्टर्न घाट में ये बेसिकली उनके कॉन्फ्लुएंस से बनती है। पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। आर्टिकल 262 की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पावर पार्लियामेंट के पास आ जाती है, और इस वजह से डिसीजंस भी लार्जली उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को लेकर, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। रेगुलेशन की बात करें इंटर स्टेट रिवर्स की, तो यूनियन लिस्ट के अंदर ये एंट्री नंबर 56 है। ठीक है, तो मतलब ये आपके किस लिस्ट के अंदर आती है? यूनियन लिस्ट। आपने सुना है यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, तो ये यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 56 है। हालांकि वाटर की बात करते हैं तो वाटर स्टेट लिस्ट में आता है, और वो एंट्री नंबर आइटम नंबर 17 है। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज इंडियाज टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट टारगेट फॉर द ईयर 2030 एज रीटरेटेड एट द टेक्सटाइल समिट? तो यहाँ पे बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था यूपीएससी अभी कभी कभी इस तरीके के फैक्चुअल चीज़ें भी पूछ लेता है पीसीएस के जैसे। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है उन्होंने कंक्लूड किया हाल ही में एक 2 दिन की टेक्सटाइल समिट। ये टेक्सटाइल समिट 2026 जो है वो यहाँ पर करी गई है, और ये एक्सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी और नेशनल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के ऊपर इन्होंने एक रोड मैप जो है वो दिया है। समिट ने रीअफर्म किया है कि इंडिया $100 बिलियन का जो टेक्सटाइल है और अपैरल है उसे एक्सपोर्ट करेगा बाय 2030। ठीक है, तो जो टारगेट रखा गया वो कितना है? $100 बिलियन का हम जो अपैरल है, जो टेक्सटाइल है, उसे हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं, और टारगेट रखा गया है कि ये हम 2030 तक करेंगे। ठीक है, और इसमें ऑफ कोर्स मैन मेड फाइबर रहेगा, ब्रांड इंडिया को प्रमोशन मिलेगा, और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट हब के तरीके से देखा जाएगा, और वहाँ से इनिशिएटिव्स जो है वो लिए जाएंगे। ये सब चीज़ों को लेकर बात यहाँ पर हो रही है।
ठीक है। इंडिया वैसे 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट का 4% जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है एंड सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है इस सेक्टर के अंदर आफ्टर एग्रीकल्चर। 100% एफडीआई भी इसके अंदर अलाउड है। इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि इस एरिया को, टेक्सटाइल वाले एरिया को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर 5th क्वेश्चन जो है वो नेशनल इमरजेंसी को लेकर पूछा गया। इट्स प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। हो सकता है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो है इसने आर्म्ड रिबेलियन को इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से रिप्लेस कर दिया था और एक बार जब प्रोक्लेम कर लिया जाता है तो इसे बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है वो 1 महीने के अंदर अप्रूव करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको याद दिलाएंगे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या किया था, क्योंकि अभी एनसीईआरटी के अंदर हमने क्या किया है, एक नया चैप्टर जो है 9th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर इमरजेंसी के ऊपर ऐड किया और वहीं से ये क्वेश्चन जो है वो बनाया गया। सोचिए इसके बारे में। पहली जो स्टेटमेंट है, प्रोक्लेमेशन आर्टिकल 352 के अंदर होती है, बिल्कुल ठीक है। और मैंने तब भी आपको बताया था लास्ट टाइम जब किया था कि ये रीज़न हो सकते हैं WEA, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन। पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। 44th अमेंडमेंट जो 1978 में आई थी उसने क्या किया था, उसने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को रिप्लेस किया था आर्म्ड रिबेलियन से। ठीक है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस करके पहले फ्रेज हुआ करता था और उसको आर्म्ड रिबेलियन से रिप्लेस किया था। तो यहाँ पे रिवर्स करके दी हुई थी टर्मिनोलॉजी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। और यस, दोनों हाउसेज जो हैं वो इसे अप्रूव करते हैं विद इन 1 मंथ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ओरिजिनली यहाँ पर 2 महीने दिए हुए थे लेकिन अभी 1 ही महीना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C, 1 और 3 हमारे करेक्ट आंसर हो जाते हैं। रिसेंटली स्टडीड कॉमेट 3I एटलस, ये 3rd कन्फर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एंटर हो चुका है। इससे पहले के जो 2 ऑब्जेक्ट्स थे वो कौन से थे, ये आपसे पूछा गया। जेम्स वेब डेटा ने इंडिकेट किया है कि इंटरस्टेलर कॉमेट 3I एटलस जो है ये 10 से 12 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और ये तो सन से भी ज़्यादा ओल्ड है। और इसने ये तीसरे नंबर का ऐसा कन्फर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एंटर हो चुका है। ठीक है, सो 3I एटलस इज द 3rd कन्फर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट एंड इससे पहले 1I ओमियमुआ 2017 के अंदर ये आया था और उसके साथ साथ 2019 में जो 2I बोरिसोव है वो भी आ चुका है। तो यहाँ पर B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जो कि PCPNDT को लेकर है। क्वेश्चन पूछ रहा है PCPNDT को लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो PCPNDT एक्ट है 1994 का, ये परमिट करता है कम्युनिकेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द फीटस टू द प्रेग्नेंट वुमेन ऑन अ रिटन रिक्वेस्ट। अगर रिटन रिक्वेस्ट दी जाती है माँ के द्वारा तो वहाँ पर मेल होगा या फीमेल होगा बच्चा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। ऑफेंसेस जो हैं इस एक्ट के अंदर वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, ये भी हो सकता है। और ये जो सब्सटेंशियल अमेंडमेंट इसके अंदर करा गया था 2003 के अंदर, उसके बाद प्री कंसेप्शन सेक्स सिलेक्शन टेक्नोलॉजीज जो है वो इसके एम्बिट में आई हैं, शायद पहले नहीं हुई होंगी ऐसी। तो सोचिए इसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं। राइजिंग रूरल कैंसर बर्डन एंड इसके साथ साथ पोर्टेबल अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो दोबारा से एक डिबेट उन्होंने शुरू करी है PCPNDT एक्ट को रिफॉर्म करने को लेकर। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें एलिमिनेशन करना थोड़ा सा आसान था क्योंकि इस तरीके का कोई भी चीज़ हमारे यहाँ पर अलाउ नहीं है, मतलब आप नहीं पता लगा पाते और नहीं पता लगा सकते और ना ही लगाना चाहिए। इवन यहाँ पे रिटन रिक्वेस्ट भी दी जाए, नहीं तो ऐसे क्या होगा, ऐसे तो मतलब फोर्सफुली भी और वॉलेंटरली भी रिटन रिक्वेस्ट काफ़ी सारी आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन डिटर्मिनेशन के लिए यहाँ पर किसी भी तरीके की रिटन रिक्वेस्ट का कोई भी प्रोविजन नहीं है। और पहली स्टेटमेंट को अगर आप एलिमिनेट कर देते तो सीधा आप अपने आंसर पर पहुंच सकते थे, मतलब दोनों बाकी की जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक है। चलते हैं यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि ब्रिक्स को लेकर है। 2026 ब्रिक्स हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसीज मीटिंग जो है इसे प्रपोज की, जिसने प्रपोज किया एक ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी हमारी होनी चाहिए और ब्रिक्स स्पेस काउंसिल होना चाहिए, इसे कौन होस्ट कर रहा है, कौन सी एजेंसी होस्ट कर रही है? क्या इसे बेंगलुरु के अंदर भारत की इसरो जो है वो इसे होस्ट कर रही है, या रशिया की रोस्कॉस्मोस जो है मॉस्को में वो कर रहे हैं, चाइना की CNSA बीजिंग में, साउथ अफ्रीका सेंसा इन प्रिटोरिया? सोचिए यहाँ पे वैसे B
ब्राज़ील को छोड़कर RICS सारे नाम यहाँ पे लिख लिए। सो ब्रिक्स जो है, द ब्रिक्स हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसीज, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी हमारी अपनी होनी चाहिए और एक काउंसिल जो है वो भी होनी चाहिए। इसे होस्ट किया इसरो ने बेंगलुरु के अंदर अंडर द इंडियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप, क्योंकि हमने पीछे भी देखा था कि चेयरशिप जो है 2026 के अंदर वो किसके पास है, दैट इज़ विद इंडिया। ठीक है, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, साउथ अफ्रीका, UAE जैसे देशों ने भी इसे ज्वाइन किया, क्योंकि अब ब्रिक्स ब्रिक्स ही नहीं रहा है, ब्रिक्स प्लस हो चुका है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे दूसरे देश भी इन 5 देशों के अलावा इसको ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि स्पेस में सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, हमारे डेब्रीज फ्री मिशन होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम सैटेलाइट पे सैटेलाइट भेज रहे हैं और जो स्पेस है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डेब्रीज देखने को मिल रही हैं। ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, इसको लेकर बात हुई। एक प्रपोज किया गया कि एक ब्रिक्स स्पेस काउंसिल होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर बात हुई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 9 क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। इंडिया का जो ग्रोथ एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ये अराउंड 0.64% है GDP का, और ये ग्लोबल एवरेज से कम है। इंडिया ने अपना रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इम्प्रूव किया है, मे बी। एंड फिर आता है द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो ANRF है, इसे डिज़ाइन किया गया है टू क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनटू रिसर्च, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी रिसर्च के अंदर आ सके। तो एक डिबेट शुरू हुआ है इंडिया के इनोवेशन इकोसिस्टम को हाईलाइट करते हुए कि जो बेसिकली बताया जा रहा है वो है कि वैली ऑफ डेथ, क्योंकि इंडिजिनस प्रोटोटाइप्स जो है और ग्लोबल कमर्शियल स्केल है उसमें काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करी जाती है एज़ कम्पेयर टू द ग्लोबल एवरेज वो काफ़ी कम है, ये पहली स्टेटमेंट है हमारी। ठीक है, क्योंकि अगर हम ग्लोबल एवरेज की बात करते हैं वो अराउंड 1.7% है, और US चाइना के अंदर तो ये और भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे 2.5% तक ये नंबर जाता है। ठीक है, इंडिया का पहले रैंक होता था 81st, आप कह सकते हैं लगभग 10 साल पहले, 2015 की बात करते हैं, और अब हम 38 पोजीशन पे आ चुके हैं, जो कि डेफिनेटली एक अच्छा इंप्रूवमेंट है, लेकिन हाँ और भी बेहतर किया जा सकता है। और जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ये प्राइवेट R&D इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश ही कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना जल्दी हम ये एवरेज नंबर और फिर US चाइना जैसा नंबर भी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, सो इन लीडिंग नेशंस प्राइवेट सेक्टर फंड जो है ओवर 70% R&D के अंदर है। इंडिया जो है यहाँ पर जितना ज़्यादा फंड इन एरिया से आएगा उतना ज़्यादा हम R&D के ऊपर खर्च कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये आपका स्टेटमेंट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये जो एथिक्स का डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के अंदर पूछना शुरू किया है उसको लेकर है। एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ ड्राउट हिट इरीगेशन पुअर डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग अ वीक मानसून खरीफ सीजन, तो यहाँ पे DM है आप कहाँ के, जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, इरिगेशन पुअर है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मानसून भी वीक है खरीफ सीजन के अंदर। याद करिए इसी तरीके की सिचुएशन है जो भी हमने क्वेश्चन में भी देखा। यू फाइंड दैट अ कॉन्ट्रैक्टर distributing subsidized drought resistant seeds is diverting part of the stock to the black market while farmers wait। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो सब्सिडाइज सीड्स थे, ड्राउट रेजिस्टेंट सीड्स थे जो किसानों को मिलने चाहिए थे, वो ब्लैक मार्केट की तरफ उसको लेकर जा रहा है। लोकल पॉलिटिशियन ने आपको कहा कि आप इसे ओवरलुक कर दीजिए। ठीक है, लार्जर स्टेबिलिटी के लिए कि उनसे कॉन्ट्रैक्टर से शायद रिश्ते अच्छे रहेंगे, तो इस वजह से आप इसे इग्नोर कर दीजिए। अब यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन कौन सा हो सकता है, आप इग्नोर कर दीजिए, डाइवर्शन को इग्नोर कर सकते हैं, ताकि पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन नहीं होगा और आप स्टेबिलिटी मेंटेन कर लेंगे। हो सकता है इमीडिएटली होल्ड द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पे आप रोकेंगे और एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ इंश्योर करेंगे वेरीफाइड फार्मर्स को वो सीट्स मिल सके, हर किसी को नहीं, जो फार्मर्स हैं उनको बिना किसी देरी के मिले। क्वाइटली वॉर्न द कॉन्ट्रैक्टर इन प्राइवेट कि ऐसा मत करो, एंड अलाउ करोगे डिस्ट्रीब्यूशन टू कंटिन्यू टू सेव टाइम। ट्रांसफर द मैटर टू अ जूनियर ऑफिसर टू अवॉइड पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। यहाँ तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि खुद ही बता रखा है कि अकाउंटेबिलिटी जो कि एक फीचर, एक स्किल, एक ट्रेट होना चाहिए किसी भी सिविल सर्वेंट के अंदर, उससे ये व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहा है। तो फोर्थ तो वैसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप पहले जो ए ऑप्शन है इसको देखेंगे तो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन को ये अवॉइड कर रहा है, मतलब करेज नहीं है, करेज नहीं है यहाँ पर, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वाइटली वॉर्न द कॉन्ट्रैक्टेड इन प्राइवेट एंड अलाउ द डिस्ट्रीब्यूशन टू कंटिन्यू टू सेव टाइम। सो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वैसे ही वो गलत काम हो रहा है, और यहाँ पर आप अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे हैं जो ड्यूटी आपको मिली है। तो मोस्ट लॉजिकल चॉइस तो यही दिखाई देती है कि आप कॉन्ट्रैक्टर को रोकेंगे, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठाएंगे, साथ ही साथ जो फार्मर्स को सीड्स मिलने चाहिए वो मिलेंगे। तो दोबारा से देखिएगा, आप यहाँ पर प्रॉबिटी भी फॉलो कर रहे हैं
और यहाँ पर आप एफिशिएंसी भी फॉलो कर रहे हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी। प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, पब्लिक इंटरेस्ट ओवर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, रूल ऑफ लॉ, सिटीजन फर्स्ट, निष्काम कर्मा, इन सब चीज़ों को यूज़ करके ही आप बी आंसर तक पहुँचे हैं। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।